हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न प्रकार की शक्ति और उनके कार्यों के संबंध में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं और उनके जो कार्य हैं, साथ ही साथ में राष्ट्रपति के सामान्य भूमिका पर भी हम चर्चा करेंगे। इस सब के अलावा दोस्तों, राष्ट्रपति का सेशन बेसिकली हमें दो पार्ट में बीए के सिलेबस, बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस के तहत दो पार्ट में कंप्लीट करना है ना। तो इस सेशन को वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि दो पार्ट में ही कंप्लीट कर पाए, लेकिन अगर पूरे विस्तार से अगर देखा जाए तो 10 से 12 लेक्चर कम से कम राष्ट्रपति वाले अकेले इस टॉपिक पर होने चाहिए, है ना। और ये सब हम कब देखते हैं, जब किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस केस में हमें जो है राष्ट्रपति के इस टॉपिक को दोस्तों पूरे विस्तार से जब पढ़ना होता है तो 10 से 12 लेक्चर अकेले सिर्फ राष्ट्रपति पर ही होते हैं पूरे विस्तार से। तो दोस्तों, इतने पूरे एक बड़े अध्ययन को, 10 से 12 लेक्चर वाले अध्ययन को हम 2 लेक्चरों में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। लगभग बेसिकली जितना सामान्य से तथ्य हैं, राष्ट्रपति से संबंधित जो सामान्य तथ्य हैं, वो दोस्तों लगभग हम प्रयास करेंगे कि इसमें कवर हो जाए, आपके इसी में 2 पार्ट में ही कवर हो जाए। लेकिन जो आवश्यक तथ्य है उन सबको कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन आपके सिलेबस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा 100% ही चलने वाला है। और प्रतियोगी परीक्षाओं वाले दोस्त भी जो है इस अपना थ्योरेटिकल डाटा इन 2 सेशन से कवर कर सकते हैं। लगभग सब कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी तथ्य हैं सब इसमें समाहित कर लिए गए हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना सेशन। आज का शुरू करते हैं, डायरेक्टली सेशन पर ही मूव करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी थर्ड यूनिट स्टार्ट हमारी हो चुकी है। थर्ड यूनिट में संघीय कार्यपालिका पर हमारी चर्चा आज से प्रारंभ हो रही है। संघीय कार्यपालिका, ठीक है ना। तो संघीय कार्यपालिका क्या होती है दोस्तों? केंद्र की कार्यपालिका की हम चर्चा कर रहे हैं। तो केंद्र की जब कार्यपालिका की बात करेंगे तो कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं? केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति, और अगर राज्य की बात करें, ये सेकेंड टॉपिक में राज्य कार्यपालिका है, तो यहां पर केंद्र की अगर कार्यपालिका की बात करें तो यहाँ कार्यपालिका के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, है ना, राष्ट्रपति होते। वहीं अगर हम राज्य की कार्यपालिका की चर्चा करें तो राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं दोस्तों? तो वो होते हैं राज्यपाल। क्लियर है ना, राज्यपाल। तो सबसे पहले हमें राष्ट्रपति को कंप्लीट करना है, उसके बाद में फिर राज्यपाल की बात करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे मंत्रिमंडल की, ठीक है ना, मुख्यमंत्री, और साथ में इसमें प्रधानमंत्री पर भी चर्चा करेंगे। अर्थात ये कि केंद्र और राज्य दोनों के मंत्रिमंडल की चर्चा हम इसमें भी करने वाले हैं। तो थर्ड यूनिट में ही दोस्तों हमारा ये पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, उसके बाद में राज्यपाल, है ना, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। क्लियर है इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम आज इससे स्टार्ट कर रहे हैं, राष्ट्रपति से आज के सेट। क्लियर है। तो इसका महत्वपूर्ण आज के टॉपिक संबंधित एक प्रश्न है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। प्रश्न आपको ये दिखाता है कि इस टॉपिक में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है ना, कि किस क्वेश्चन का आंसर आपको यहां देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्याख्या, है ना, कि इस आज के सेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो एक समग्र रूप से देख ले, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जब अंदर चल के एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे ना, तो फिर वहां पर आपकी लिंक टूट जाएगी कि हम ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो यहां पर एक फ्रेम बना लीजिए अपने माइंड में। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं व्याख्या पर, ठीक है ना। सबसे पहले हम व्याख्या पर बात करेंगे। व्याख्या के बाद में हम देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। अब चूंकि शक्तियां और कार्य, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि 10 से 12 लेक्चर, है ना, तो कम से कम 5 से 6 लेक्चर तो आपकी शक्ति और कार्यों पर ही होते हैं राष्ट्रपति की, ठीक है ना, जिसे आज के ही इस शॉर्ट सेशन में ही हम इन सबको कवर कर लेंगे। और आपको महत्वपूर्ण डेटा भी प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी पीडीएफ इसकी। क्लियर है। चलिए, तो इसकी शक्ति और कार्यों में हम दोस्तों 2 प्रकार की शक्तियां देखने वाले हैं। एक देखेंगे सामान्यकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन बोले या बोले कि सामान्य शक्तियां, कि राष्ट्रपति को कौन सी सामान्य शक्तियां प्राप्त है, या सामान्य जो परिस्थिति होती है राज्य की अर्थात राष्ट्र की, उन सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्राप्त होती है। और उसी के अलावा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां,
ठीक है ना। दो काल की, एक सामान्यकालीन शक्तियां और एक आपातकालीन शक्तियां, दो प्रकार की शक्तियों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सामान्यकालीन शक्तियों में भी दोस्तों तीन प्रकार की शक्तियों पर हम यह डिस्कस करेंगे। सामान्य काल की, कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियों की, विधायी शक्तियों की और न्यायिक शक्तियों की। क्लियर है ना। अब मैं उम्मीद करता हूं कंफ्यूज अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप पूरा चलने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे व्याख्या की। अगर व्याख्या की दोस्तों बात करें तो राष्ट्रपति देखिए, एक सेकेंड, कलर चेंज करते हैं पेन का। देखिए दोस्तों, प्रत्येक राष्ट्र में अगर हम देखा जाए तो सिर्फ हम भारत की अगर भारत की बात करें तो भारत में दो अध्यक्ष होते हैं, एक होते हैं राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष, ठीक है ना, और एक होते हैं दोस्तों शासन अध्यक्ष या शासनाध्यक्ष ऐसा बोलते हैं। क्लियर है। तो राष्ट्र अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति होते हैं। वहीं शासन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अब ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा क्यों, है ना। यहां पर देखिए छोटी छोटी कंफ्यूजन है, उसको दूर कर लीजिए, अपने आप पूरा फंडा समझ आने लगेगा। देखिए भारत में राष्ट्रपति चूंकि सबसे बड़ा पद है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो है हमारा सबसे बड़ा पद है। क्योंकि ये राष्ट्र अध्यक्ष है, ये शासन अध्यक्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राष्ट्रपति को सिर्फ कुछ जो शक्तियां हैं वो औपचारिक रूप से प्रदान की गई है, सैद्धांतिक रूप से प्रदान की गई है, जबकि वो प्रधानमंत्री के परामर्श से ही उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वास्तविक रूप से जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के पास है, ना कि राष्ट्रपति के पास। इसलिए हम ये मानेंगे कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्र अध्यक्ष है, राष्ट्र के अध्यक्ष है। लेकिन वास्तविक जिसके पास शक्तियां हैं अर्थात शासन की संपूर्ण शक्तियां किसके पास है दोस्तों? तो वो है प्रधानमंत्री के पास। इसलिए शासन अध्यक्ष किसको कहा जाएगा? प्रधानमंत्री को। ये पॉइंट क्लियर है ना। अब ऐसा क्यों है? आपने प्रस्तावना जब हमने पढ़ी थी तो वहां पर एक शब्द आया था लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या आया था दोस्तों? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्यों कहा गया है? या तो लोकतंत्र भी कह सकते थे या फिर गणराज्य भी बोल सकते थे। दोनों शब्दों को मर्ज क्यों किया गया था? तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य इसलिए बोला गया था क्योंकि लोकतंत्र क्यों है? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जहां का शासन अध्यक्ष जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर के शासन में जाए, वो लोकतंत्र कहलाएगा। भाई लोकतंत्र कब कहलाएगा? जब जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन करके लोकसभा में भेजे और उनके माध्यम से मतलब उन्हीं में से कोई एक प्रधानमंत्री हो। मतलब क्या हुआ कि शासन का जो अध्यक्ष है वो जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता से चुना हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, वो लोकतंत्र व्यवस्था कहलाती है। लेकिन वहीं पर गणराज्य क्यों कहा गया? गणराज्य किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों गणराज्य देखिए, गणराज्य होता है कि जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है वो चुनाव के माध्यम से आए, जैसे कि अगर इंग्लैंड की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो ब्रिटेन के जो राष्ट्र अध्यक्ष है कौन? सम्राट। तो सम्राट का निर्वाचन होता है क्या? नहीं होता। इसलिए ब्रिटेन के संविधान को या ब्रिटेन के शासन व्यवस्था को हम गणराज्य नहीं बोलते हैं, और ना ही वो गणराज्य है। तो गणराज्य का सिंपल सा मतलब होता है कि जिनके राष्ट्र अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति, इनका चुनाव होना चाहिए, मतलब चुनाव होकर के ये आए। ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया है कि हमारे संविधान में ये विशेष व्यवस्था की गई है कि हमारे राष्ट्र अध्यक्ष चुनाव के माध्यम से आते हैं। इसलिए हमारी व्यवस्था गणराज्य भी है। और साथ ही साथ में जो शासन अध्यक्ष है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। इस कारण से लोकतंत्र व्यवस्था भी हमारे यहां देखने को मिलती है। क्लियर है? लोकतंत्र व्यवस्था भी देखने को मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य की व्यवस्था भारत में की गई है, संविधान में की गई है। क्लियर है यहां तक का? तो अब दोस्तों अब देखिए, जो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष अर्थात जो राष्ट्रपति है उनकी व्यवस्था संविधान के 5वें अध्याय में की गई है। 5वें अध्याय में उनके बारे में पूरे विस्तार से वर्णन किया गया, उनके पद के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में पूरे विस्तार से विवरण दिया गया है ना। और अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है ना। इनका चुनाव जो होता है वो अनुपातिक पद्धति के माध्यम से होता है। एक सेकंड दोस्तों, कंटिन्यू रखिएगा, एक सेकंड।
ओके। तो इस कारण से इनका जो चुनाव होता है वो अनुपातिक पद्धति की अनुपातिक पद्धति के माध्यम से होता है। वो क्या होती है अनुपातिक पद्धति, और क्या होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये सारे बातें हम अगले सेशन में, अगले पार्ट में जब हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करेंगे उसमें पूरे विस्तार से समझने वाले हैं इसको। क्लियर है ना। आइए, तो ये थी हमारी सामान्य सी व्याख्या जिसके अंतर्गत हमने राष्ट्रपति से संबंधित एक मोटे मोटे शब्दों में उनका परिचय देखा है। क्लियर है। अब हम बात करने वाले राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियों पर। तो राष्ट्रपति की शक्तियां, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की शक्तियों पर चर्चा करेंगे, सामान्य शक्तियों पर और आपातकालीन शक्तियों पर। सामान्य शक्तियां कौन सी, जो सामान्य काल में राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, और एक दूसरी आपातकालीन शक्तियां है ना। तो आपातकाल में किस प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, ये सारी चर्चा हम जो है संविधान के अनुच्छेद देखिए 53 में कहा भी गया है कि कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के पास निहित तो होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या प्रतिनिधियों के माध्यम से कर पाएगा, पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। क्लियर है। तो इस प्रकार दोस्तों उनकी शक्तियों पर हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सामान्य शक्तियां, सामान्यकालीन शक्तियां, जैसा मैंने आपको बताया था सामान्यकालीन शक्तियां जो है 3 पार्ट में डिवाइड करी हमने। तो सबसे पहला पार्ट था कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियां। सबसे पहला था कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियां। माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, एक्चुअली थोड़ा अर्जेंट है यार, इसलिए ना। पांचों एक बार आप लोग पढ़ लीजिए इसको, एक बार पढ़िए आप लोग पांचों इसको। क्लास में वैसे मोबाइल यूज नहीं करते बट इमरजेंसी है इसलिए करना पड़ रहा है। ओके, माफ कीजिएगा थोड़ा टाइम लिया मैंने आप लोगों का। 5 प्रकार की ये शक्तियां होती है दोस्तों, सामान्यकालीन शक्तियों, कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों से संबंधित। ठीक है ना। तो देखिए कार्यपालिका शक्ति की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका, अब चूंकि शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं कि जो राष्ट्रपति है वो हमारी कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। कार्यपालिका का मतलब ये है कि जितनी प्रकार की हमारी सेनाएं हैं, तीनों प्रकार की सेना, उनके प्रमुख कौन है, तो वो राष्ट्रपति है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है भारत का संवैधानिक प्रधान है। संवैधानिक प्रधान है इसलिए हम इसको राष्ट्र अध्यक्ष बोलते हैं। तो भारत सरकार के सभी कार्य औपचारिक रूप से, क्या औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। दोस्तों एक बात और यहां पर दिमाग में फिट कर लीजिएगा, एक बात तो दिमाग में अच्छे से फिट कर लीजिएगा इसको, कि प्रधानमंत्री के द्वारा भले ही सभी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक बात याद रखिए कि प्रधानमंत्री अपने नाम से कभी कोई कार्य नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब के सब राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे संवैधानिक प्रधान हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार की कार्यपालिका की शक्तियां दोस्तों हम 5 प्रकारों में देखने वाले हैं। कार्यपालिका में भी 5 प्रकार की शक्तियां हो सकती है, जैसे मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियां, मंत्रिपरिषद को लेकर राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां हैं, उनकी नियुक्ति को लेकर के क्या शक्तियां हैं, है ना, किस किस की नियुक्ति कर सकते हैं वो। आयोग जो विभिन्न प्रकार के आयोग होते हैं, जैसे यूपीएससी का आयोग है ना, लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, ठीक है ना। तो इसके अलावा दोस्तों भाषा का आयोग, विभिन्न प्रकार के वित्तीय आयोग वगैरह कई प्रकार के आयोग केंद्र में होते हैं। तो उसी प्रकार से उन सभी आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति करने का कार्य इनके पास ही होता है। राष्ट्रपति की जो सैनिक शक्तियां हैं, चूंकि सभी जितनी भी सेनाएं हैं भारत की, वो सभी सेनाएं इनके अंडर में ही होती है। कार्यपालिका की शक्ति की सीमाएं क्या है, ये सारी चर्चा हम इसके अंतर्गत करने वाले हैं। आइए एक एक करके दोस्तों थोड़ा सा स्पीड से बढ़ेंगे तो सेशन फटाफट हो जाएगा, अन्यथा ये 1.5 से 2 घंटे पर भी जा सकता है। ठीक है ना। आइए सबसे पहले मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियां। तो दोस्त देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है ना भाई। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतकर आती है, बहुमत में आती है, भले ही वो एक बन चुके हैं प्रधानमंत्री, किसको जो जीत के आएगा वही बनेगा, है ना, एक व्यवहारिक रूप से तो यही देखा जाता है। लेकिन उस प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और उसके बाद में प्रधानमंत्री के परामर्श से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का कार्य भी राष्ट्रपति ही करते हैं। और साथ ही साथ में जिन मंत्रियों की नियुक्ति की गई है उन मंत्रियों को नियम बताना,
है ना, उनके कार्य उनको सौंपना, अर्थात कि विभिन्न मंत्रियों के बीच में उन कार्यों का विभाजन करना, ठीक है ना। तो वो कार्य कौन मंत्री कौन सा कार्य करेगा, कौन मंत्री कौन विभाग संभालेगा, ये सारे जो विभाजन होता है कार्यों का वो सब राष्ट्रपति के माध्यम से ही किया जाता है। तो ये हमारे मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियां हो जाती है। इसके अलावा जब नियुक्ति की बात करें दोस्तों, तो आपने देखा होगा ना कि 12 सदस्य राज्यसभा में 12, चलो उनको छोड़ करके अगर बात करें तो इनकी नियुक्ति किस किस की करते हैं, तो भाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय अर्थात कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति ये करते हैं। इसके अलावा राज्य में जो राज्यपाल होते हैं, विधानमंडल का जो पहला अंग होता है राज्यपाल, वो राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा जो केंद्र के जो सबसे बड़े जो केंद्र का जो वकील होता है ना, जिसे हम महान्यायविद बोलते हैं, महान्यायवादी, तो उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा केग भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, केग बोलते हैं, तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो यहां से देख सकते हैं कि केंद्र के सबसे बड़े जो आयोग है और उन आयोगों के जो प्रधान है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से ही की जाती है, भले ही वो वास्तविक रूप से स्वतंत्र रूप से इनकी नियुक्ति नहीं करते हैं, बल्कि वो परामर्श के आधार पर ही करते हैं। एक नियम बनाया गया है संविधान के माध्यम से, उस नियम के तहत ही करते हैं, लेकिन नियुक्ति करते राष्ट्रपति ही है। क्लियर है ये भी, है ना। थर्ड पॉइंट है विभिन्न आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करना। तो आयोग, भाई केंद्र सरकार में अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के आयोग बनाए गए हैं, तो उन आयोग के जो प्रमुख होंगे, उन आयोगों के जो अध्यक्ष होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा। जैसे कि आपका संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी जिसे हम बोलते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा राज्य के लोक सेवा आयोग होते हैं, है ना, जैसे यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, है ना, राजस्थान के सभी राज्यों के लिए अलग अलग जो लोक सेवा आयोग है, तो उनके प्रमुखों की अर्थात अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो उनकी नियुक्ति भी जो है इनके द्वारा ही की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा ही। राज्य भाषा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, विभिन्न प्रकार के आयोग, लगभग सभी आयोगों के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियों की अगर हम बात करें, तो कार्यपालिका के प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति कहलाते हैं। राष्ट्रपति भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति कोई है तो कौन है, राष्ट्रपति है। सेना के उच्च जो पदाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। हालांकि युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं होता है, वो एक अलग मैटर है, बुक में पढ़िएगा, पूरा विस्तार मिल जाएगा इसका। नेक्स्ट, कार्यपालिका शक्तियों की सीमाएं। अब हम चर्चा करते हैं कि जितनी हमने 4 विशेष शक्तियों के बारे में बात की है राष्ट्रपति की, क्या वो वास्तविक शक्तियां हैं, तो दोस्तों वास्तविक शक्तियां नहीं है, वो सिर्फ सैद्धांतिक शक्तियां। कौन सी है, सैद्धांतिक शक्तियां हैं, जो कि राष्ट्रपति के नाम से ये कार्य किए जाते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के नाम से ये शक्तियां इस्तेमाल की जाती है, लेकिन वास्तविक रूप से इन शक्तियों का जो प्रयोग किया जाता है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। और मंत्रिपरिषद के प्रधान कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति भी राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से नहीं करते, किसकी, प्रधानमंत्री की। भाई जो भी राजनीतिक दल अपने बहुमत प्राप्त करके आता है ना, तो उस बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है उस नेता की ही व्यवहारिक रूप से नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं दोस्तों। अगला जो हमारी शक्ति है राष्ट्रपति साहब की, वो है विधायी शक्तियां, है ना। विधायी कार्यपालिका शक्ति समाप्त हो चुकी है, अब विधायी शक्ति की बात कर रहे हैं, किसके अंदर, सामान्य शक्तियों के अंतर्गत, सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत। तो विधायी शक्तियां कौन कौन सी हो जाएगी। देखिए विधायी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कानून बनाने की शक्तियां। क्या होती है, कानून बनाने की शक्तियां। तो कानून बनाने की शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार या शक्तियां प्राप्त है, जरा इस पर एक नजर डालिए। संसद के अधिवेशन से संबंधित, संसद के जो अधिवेशन होते हैं, संसद मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा, इनमें जो अधिवेशन होते उनसे संबंधित क्या शक्तियां प्राप्त है। इसके अलावा संसद के दोनों ही सदनों में भाषण देने का अधिकार इनके पास है। सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार, सदन में जो सदस्यों की नियुक्ति होती है उनका अधिकार इनके पास है। या विधेयक जब प्रस्तुत किए जाते हैं कानून बनाने के लिए, तो उस समय भी इनके पास विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। अध्यादेश जारी करने का तो एक बहुत ही एक मतलब स्वतंत्र रूप से हम बोल सकते हैं अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी इनके पास होता है। तो 5 प्रकार की ये शक्तियां हैं, इन पर भी हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। संसद के अधिवेशन, चाहे फिर वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों ही सदनों के
बैठक अर्थात अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। बैठक बुलाने का भी, उसको स्टार्ट करने का और उसको समाप्त करने का, दोनों का ही मतलब स्थगित करने का अधिकार भी इनके पास ही है और ये लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, पहले अधिकार के अंतर्गत हो जाता है। इसके बाद बात करें कि भाषण देना है ना, तो सदन जब संसद के दोनों ही सदनों में भाषण देने का अधिकार इनके पास है। संसद के किसी भी सदन में जाकर के ये भाषण दे सकते हैं, ये अधिकार है। इसके अलावा जब दोनों सदनों का, जब किसी विधेयक पर विवाद होता है दोनों सदनों के बीच में, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जब होती है तो संयुक्त बैठक प्रारंभ होने से पहले राष्ट्रपति का भाषण होता है ना। तो इस प्रकार से नेक्स्ट, सदस्यों की नियुक्ति करना, आपने देखा होगा राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है ना। 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। कहां से किया जाता है भाई? जो विज्ञान से हो, जो कला में निपुण हो, या साहित्य हो, समाज, इन क्षेत्रों में जो परम ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, उनकी नियुक्ति जो है, इस प्रकार के 12 सदस्यों की नियुक्ति राज्यसभा में आज भी की जाती है। नेक्स्ट है विधेयकों पर। तो भाई जब कोई विधेयक कानून बनने के लिए, विधि बनने के लिए जब दोनों किसी सदन में जाते भी हैं तो वहां पर राष्ट्रपति की स्वीकृति परम आवश्यक मानी जाती है। सिर्फ धन विधेयक को छोड़ करके या वित्त विधेयक को छोड़ करके बाकी सभी प्रकार के विधेयकों को साइन करने से राष्ट्रपति मना कर सकते हैं, उन्हें वापस जांच के लिए सदन में वापस भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधेयक को लेकर, विधेयक की स्वीकृति को लेकर के भी राष्ट्रपति के पास विशेष शक्तियां होती है। अगला है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। भाई अध्यादेश जारी करने का अधिकार कैसे? अध्यादेश, भाई जब कानून संसद बना ही रही है तो फिर अध्यादेश का क्या? अध्यादेश भी कुछ नहीं दोस्तों, वही कानून ही है। जैसे विधेयक संसद में जाकर के और कानून बनता है, ऐसा ही कानून है अध्यादेश। बस फर्क इतना है कि जो विधेयक होता है वो पहले दोनों में से किसी एक सदन में जाएगा, दोनों सदनों से पास होगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति लेगा, फिर कानून बनेगा। लेकिन अध्यादेश ऐसा है जिसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, कम से कम 2 महीने तक, कम से कम 2 महीने तक, है ना। तो क्या कि देखिए, जब संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो, संसद अपना कार्य करने में सक्षम ना हो, जब अधिवेशन ना चल रहा हो, तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। और इन अध्यादेश का वही महत्व या प्रभाव होता है जो संसद के द्वारा कानून जो पारित कानून होते हैं उनका होता है। क्लियर है ना। आगे बात करते हैं न्यायिक शक्तियों की। तीसरी शक्ति है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति मतलब क्या हुआ दोस्तों? भाई राष्ट्र के अध्यक्ष है राष्ट्रपति, तो इस कारण से इनके पास एक विशेष प्रकार की शक्ति है कि जिस किसी व्यक्ति को कोई दंड दिया गया है तो उसको क्षमा देना, उसको क्षमा करना, पूरी तरह से क्षमा कर देना, या उस दंड को कम कर देना, या उस दंड को स्थगित कर देना, है ना। जैसे कि दंड को स्थगित करना मतलब कि कोई विशेष प्रकार दंड मिला तो उसको सामान्य दंड में परिवर्तित कर देना। तो इस प्रकार के कार्य भी जो है या शक्ति जो कहें तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। और ये इन शक्ति, क्षमा या दंड कम करना या स्थगित करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास में, वो किन परिस्थितियों में इस्तेमाल करेंगे? 3 पॉइंट विशेष याद रखना दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को यहां फंसाया जाता है, याद रखिएगा। कौन कौन सी परिस्थिति? पहली परिस्थिति तो यह है कि जब किसी अपराधी को सैनिक न्यायालय के द्वारा सजा ना दी गई हो। एक मिनट। जब किसी अपराधी को जो सैनिक न्यायालय के द्वारा उसे दंड ना दिया गया हो, यार पेन फिर चेंज करना पड़ेगा, 1 मिनट। सैनिक न्यायालय के द्वारा उसे दंड न दिया गया हो, मतलब ये कि अगर किसी व्यक्ति को सैनिक न्यायालय के द्वारा दंड दिया गया होगा तो राष्ट्रपति उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि वो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को क्षमा प्रदान कर सकते हैं जिसको जो सजा मिली है, जो दंड मिला है, वो केंद्र की किसी कानून का उल्लंघन करने पे मिला हो। तीसरी कंडीशन है कि उसे मृत्यु दंड मिला हो, तब जाकर के आप राष्ट्रपति से डायरेक्ट अपील कर सकते हो, अन्यथा राज्यपाल से ही काम चल जाएगा, है ना। इस सबके अलावा न्यायिक शक्तियों की बात करें तो यहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का कार्य भी यही करते हैं, ठीक है ना। संवैधानिक प्रश्नों पर अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श भी ये मांग सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श भी मांग सकते हैं। परामर्श मिलने के बाद में ये उस सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को माने या ना माने ये स्वयं के ऊपर है ना। परामर्श मांग सकते हैं ये। इसके अलावा अगर हम कहें कि न्यायिक शक्तियों का प्रयोग भी राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, वो सब के सब मैंने पहले बता चुका हूं आपको, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही करते हैं, अर्थात प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही ये सभी कार्य वो करते हैं। क्लियर है। तो ये एक प्रकार की हमारी शक्ति हो चुकी है कंप्लीट।
राष्ट्रपति की एक विशेष मतलब कि सामान्यकालीन जो शक्तियां थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे विशेष शक्तियों की जो कि उन्हें आपातकाल में मिली हुई हो। आपातकाल क्या होता है दोस्तों? जब राष्ट्र में या किसी राज्य में शासन व्यवस्था सुचारू रूप से ना चल रही हो, जब शासन व्यवस्था संवैधानिक तंत्र के माध्यम से ना चल रही हो, तो उस परिस्थिति को हम आपातकाल की परिस्थिति मानेंगे। और किसी परिस्थिति को आपातकाल की परिस्थिति कब मानेंगे, किन कारणों से मानेंगे और उनका बंदोबस्त कौन से अनुच्छेदों में किया गया है, ये सारी बातें हम 3 के माध्यम से, और विशेष करके 3 प्रकार के ही आपातकाल की व्यवस्थाएं होती है। आपातकाल होता 3 प्रकार का आपातकाल होता है। एक होता है जब राष्ट्र पर युद्ध, जब राष्ट्र किसी से युद्ध कर रहा हो। दूसरा, जब किसी बाहर के देश ने देश पर आक्रमण किया हो या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हुआ है, सशस्त्र विद्रोह हो चुका है ना, शस्त्रों के माध्यम से विद्रोह हो चुका है। पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा, जब किसी राज्य में, जब कोई राज्य की शासन व्यवस्था संचालन करने में संविधान का उल्लंघन कर रहा हो। तीसरा संकट काल जब देश में वित्तीय संकट आ चुका हो, भयानक वित्तीय संकट आ चुका हो। 3 प्रकार के विशेष आपातकाल होते हैं। एक एक को समझेंगे। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था। तो दोस्तों ये इसकी व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में। 352 में, बस खाली आर्टिकल याद रख लीजिएगा, बाकी स्टोरी आपको अपने आप याद रह जाएगी। देखिए संविधान के आर्टिकल 352 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति 3 विशेष परिस्थितियों में देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। कौन सी 3 विशेष परिस्थितियां दोस्तों? तो युद्ध, जब देश किसी के साथ युद्ध कर रहा हो, या जब किसी देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया हो, या जब देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो चुका हो। तो इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति देश में संकट काल की व्यवस्था की घोषणा कर सकते हैं। क्लियर है? तो संसद की स्वीकृति के बिना भी यह घोषणा की जा सकती है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति बिना संसद की स्वीकृति के ये घोषणा कर सकते हैं, है ना। और 2 महीने तक ये संकट काल की परिस्थिति बनी रह सकती है। 2 महीने के बाद अगर संसद भी इसे स्वीकृत कर दे तो ये संकट काल या आपातकाल तब तक चला जा सकता है जब तक कि शासन इसे लागू रखना चाहे। क्लियर है? इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो आपातकाल कहलाता है वो कहलाता है कि जब भारत के जो इतने राज्य है, पूरे 28 राज्य, इन राज्यों में से किसी राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, मतलब कोई राज्य अपना शासन व्यवस्था चलाते हुए संविधान का उल्लंघन करने लग गया हो, तो उस परिस्थिति में जब राज्यपाल राष्ट्रपति को आगाह कर दे कि भाई इस राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल पा रहा है ना, तो या फिर किसी और तरीके से जब राष्ट्रपति को यह पता चले कि फलाने राज्य में संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य विशेष में, पूरे राज्य में या राज्य के किसी पार्ट में या संपूर्ण राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और इस परिस्थिति में उस राज्य के संपूर्ण जो अधिकार होते हैं वो केंद्र सरकार को हस्तांतरित हो जाते हैं, मतलब केंद्र के द्वारा पर उस पर शासन चलाया जाता है। क्लियर है? उसके सभी प्रकार के अधिकारों का इस्तेमाल, मतलब राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तीसरा प्रकार का वित्तीय संकट। वित्तीय संकट की व्यवस्था दोस्तों 360 में की गई है, आर्टिकल 360 में की गई है ना। तो इसके अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही जो है विपत्ति में फंस चुकी है या बहुत ही खराब हो चुकी है, वित्तीय स्थायित्व या साख को बहुत बड़ा खतरा है ना, वित्तीय संकट के बादल छा चुके हैं देश पर, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा देश में या राज्य में कर सकते हैं। इस परिस्थिति में या इस प्रकार की घोषणा करने के बाद राष्ट्रपति को यह अधिकार हो जाता है कि आर्थिक दृष्टि से वो किसी भी राज्य को आदेश दे सकते हैं, किसी भी राज्य को आर्थिक दृष्टि से आदेश दे सकते हैं, है ना। संघ और राज्य सरकार के जो अधिकारी होते हैं उनके वेतन में कटौती की जा सकती है। याद रखिएगा, इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल है, मतलब इनकी सैलरी में भी कुछ पैसा कट करके जाएगा, मतलब कि अब वित्तीय संकट है ना तो उसको बचाएंगे ये लोग। क्लियर है?
तो यहां से दोस्तों वित्तीय संकट ये प्रकार की हमारी जो शक्तियां थी है ना, दोनों प्रकार की, सामान्य परिस्थिति वाली और आपातकालीन परिस्थिति वाली, दोनों प्रकार की शक्तियों पर हमने डिस्कस करने का प्रयास किया है। अगला जो सेशन होगा हमारा वो होगा राष्ट्रपति निर्वाचन पर। राष्ट्रपति निर्वाचन पर, तो राष्ट्रपति निर्वाचन के अंतर्गत हम पूरे विस्तार से यह समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है। मैं पूरा यकीन से बोल सकता हूं कि आप पुस्तकों से पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको डाउट जरूर होगा, लेकिन राष्ट्रपति का मुश्किल से ये आधे घंटे का सेशन होगा, आधे घंटे में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और इस आधे घंटे में आपको ये टॉपिक इस प्रकार क्लियर हो जाएगा कि फिर आपको ना बुक से पढ़ना पड़ेगा ना कुछ, कोई कंफ्यूजन रहेगी नहीं, है ना। बिल्कुल आपको मुंह जबानी याद हो जाएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, क्या क्या किस प्रकार से निर्वाचन होता है, मतलब एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है, अनुपातिक मत पद्धति क्या होती है, ये सारी बातें हम आज सीखने समझने वाले नेक्स्ट सेशन में। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।